linear depreciation. A manufacturer buys $20,000 worth of machinery. एक मशीनरी खरीदी है एक मैन्युफैक्चरर ने, that depreciates linearly. देखिए ये आपको गिवन है linearly. So that its trade in value after 10 years, 10 साल के बाद उसकी ट्रेड इन वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू विल बी $1,000. उसकी ट्रेड इन वैल्यू 10 साल के बाद 1,000 हो जाएगी, जबकि अभी उसने जो खरीदी है वो $20,000 की खरीदी है वो मशीनरी, सही है। और ये मशीनरी जो है वो डेप्रिशिएट हो रही है किस तरह, ये रूल उसने लिखा है, डेप्रिशिएट्स लीनियरली, ये लिखा हुआ होगा, सो दैट इट्स ट्रेड इन वैल्यू आफ्टर 10 years विल बी $1,000. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक मशीन खरीदी है और अभी जो खरीदी है वो $20,000 की है और 10 साल के बाद वो 1,000 की होगी, सही है। इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या बताया है, जो बताया है वो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या एक्सप्लेन किया हुआ है, वी हैव गिवन 3 पॉइंट्स अबाउट द मशीनरी। 3 बातें हमें उसने बताई हैं। नंबर 1, उसने कहा कि उसने परचेजिंग कॉस्ट $20,000 दिया हुआ है। इसका मतलब ये कि जब उसने मशीन खरीदी है उस वक्त वो जो टाइम चल रहा है उस वक्त उसकी वैल्यू 0 है, टाइम की वैल्यू 0 है, टाइम उस वक्त जस्ट स्टार्ट हुआ है, इसलिए हम t=0 ले लेते हैं, ठीक है। सो वी कैन से दैट एट परचेजिंग मोमेंट द स्टार्टिंग टाइम फॉर द मशीन वाज 0। जब मशीन खरीदी थी उस वक्त टाइम क्या था, 0 था, ये हमने अज्यूम किया है। दूसरी बात जो हमें वो बता रहा है कि आफ्टर 10 years द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी विल बी 1,000। 10 सालों के बाद मशीन जो है वो $1,000 की हो जाएगी, सही है। दिस मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ द मशीनरी डिक्रीजेस एज द टाइम पास्ड अवे। जैसे जैसे टाइम गुजरता चला जाएगा मशीनरी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाएगी, सही है। और उसने बताया कि 10 साल के बाद वो $1,000 की हो जाएगी। तो इसका मतलब हमें टी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10। हमें टी की वैल्यू 10 दी हुई है। अच्छा, जब वो खरीद रहा था उस वक्त टाइम क्या था, 0, लेकिन मशीन की वैल्यू कितनी थी, $20,000, ठीक है। जब उसने कहा कि जब 10 साल हो जाएंगे तो 10 साल में उसकी ट्रेड इन वैल्यू जो होगी यानी मार्केट वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, $1,000 होगी, यानी टी की वैल्यू अब कितनी होगी, 10। तो हमें 2 पॉइंट मिल रहे हैं। आप किसको देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वैल्यू को देख रहे हैं, इसलिए वैल्यू क्या होगी, y होगी। और जो टाइम आप देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप देख रहे हैं तो x क्या होगा, टाइम होगा, क्योंकि आप y को विद रिस्पेक्ट टू टाइम एनालाइज कर रहे हैं, सही है। तो इस वक्त हम लोग देख रहे हैं कि ये बातें हमें 2 बातें यहाँ तक पता चल गई। तीसरी बात यहाँ पे उसने कही है कि लीनियरली डेप्रिशिएटेड, ये तीसरी बात है उसकी। दिस पार्ट टेल्स हाउ द वैल्यू ऑफ द मशीन डिक्रीजेस। मशीन की वैल्यू किस तरह डिक्रीज हो रही है ये उसने हमें बताया है इस पार्ट के अंदर। तो हमें यहाँ पे 3 पॉइंट गिवन है। पार्ट ए में वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द रेट एट विच द मशीनरी इज बीइंग डेप्रिशिएटेड। वो कहता है कि आप रेट बताएं कि किस रेट से मशीन डेप्रिशिएट हो रही है। जब भी वो कहता है रेट बताएं, इसका मतलब ये होता है कि वो हमसे पूछ रहा है कि आप स्लोप बताएं। स्लोप क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम या तो इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है विद रिस्पेक्ट टू यानी कि एक्स, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हम किस तरह से इन को हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। देखिए पॉइंट नंबर 1, मैंने टाइम को कहा हुआ है t और मैंने मशीन की वैल्यू को कहा है v, सही। तो मेरे पास जो पहला पॉइंट है वो है t1 v1। तो t1 जब मशीन खरीदी गई थी उस वक्त टाइम को मैंने अज्यूम किया था कि वैल्यू क्या है, 0। और जितने की मशीन खरीदी गई थी वो थे $20,000, ठीक है। $20,000 की वो मशीन खरीदी गई थी। ये था मेरा t1 v1 यानी पहला मेरा पॉइंट था जब मशीन खरीदी गई थी, ठीक है। दूसरा पॉइंट को मैंने कहा है t2 v2। अब t2 v2 उसने कहा था कि 10 साल के बाद या 10वें साल में, ठीक है, मशीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, $1,000। मशीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, $1,000। तो मेरे पास 2 पॉइंट आ गए हैं। एक मेरे पास है t1 v1 और दूसरा पॉइंट मेरे पास है t2 v2, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास 2 पॉइंट आ गए हैं। अब मेरे पास जब 2 पॉइंट आ गए हैं तो अब आप खुद सोचें, देखिए मैंने फॉर्मूला क्या बनाया हुआ है। ऊपर क्या था, y2 की वैल्यू थी, y2 माइनस y1 यानी कि v2 माइनस v1, v2 माइनस v1, सही। और यहाँ पे t2 माइनस t1, एक्स एक्सेस में क्या है
T2 माइनस T1। अब क्योंकि x पे हमारे पास टाइम है और y पे हमारे पास मशीन की वैल्यू है, सही है। तो अब हम V2 माइनस V1 और T2 माइनस T1 यानी कि V2 V1 V2 और T1 T2 की वैल्यू पुट करेंगे, सही। तो हमारे पास जो जो जब हम वैल्यू पुट करते हैं, मैं आपके लिए एक दफ़ा लिख देता हूँ कि हमारे पास जो पहला पॉइंट था वो था 0,20,000, 0,20,000 हमारा पहला पॉइंट था। और दूसरा जो पॉइंट था वो था हमारा 10, यानी टी की वैल्यू 10 थी और वी की वैल्यू $1,000 थी, सही। तो अब आपको विजुअलाइज करने में आसानी होगी। तो मैंने क्या कहा कि V2 माइनस V1, तो V2 हमारे पास है 1000, क्योंकि टाइम बाद में आएगा, टाइम जो जीरो होता है तो वो V1 होना चाहिए, है ना। जब 10 साल के बाद जो वैल्यू आएगी वो तो उसको V2 होना चाहिए। इस वजह से V2 माइनस V1, 1000 माइनस 20,000, ठीक है, 1000 माइनस 20,000, ये T1 है और ये मेरे पास V1 है, ठीक है। ये T2 है जो 10 लिखा हुआ है और ये मेरे पास V2 है, ठीक है भाई। तो इससे मैंने अपॉन में देखें T2 माइनस T1, तो T1 था 0 जब मशीन परचेज की थी और T2 जब 10 साल के बाद, ठीक है। तो इसलिए 10 माइनस 0। तो अब जब मैं माइनस करूंगा 1000 माइनस करूंगा 20,000 में तो 19,000 बचेगा मेरे पास, ये देखें, और वैल्यू माइनस में आएगी और अपॉन में लिखा हुआ है 10। अब जब आप 10 से एक जीरो सिंपल कैंसिल कर दें तो आपके पास बचेगा कितना, 1900। 1900 इसका m आएगा, ठीक है भाई। इसका मतलब ये होता है, अब इसको हमें, यानी कि आपने ग्रेडियंट भी फाइंड कर लिया और ग्रेडियंट हमारे पास कितना है, माइनस 1900, सही। वैल्यू पर ईयर यानी कि ये उसकी यूनिट है, 1900 वैल्यू, जो भी वैल्यू है वो एक साल के ऊपर $1900 कम होगा, ठीक है। इसका ये मतलब है। अच्छा, वो कहता क्या है, कहता है यहाँ पे इंटरप्रिटेशन का कहता है, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था वो इंटरप्रिटेशन की थी, और इंटरप्रिटेशन यहाँ पे वो कहता है कि बताएं, इंटरप्रेट द आंसर ऑब्टेन इन पार्ट ए, सही। पार्ट ए में कहता है इंटरप्रेट करो, सही है। इंटरप्रेट द आंसर ऑब्टेन इन पार्ट ए, पार्ट ए क्या था, ये ग्रेडियंट वाला पार्ट ए था, ठीक है। अब इसको हमें इंटरप्रेट करना है, जैसे कि हमने कहा था कि y की वैल्यू जब माइनस में आता है ग्रेडियंट, तो y क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है, यानी वैल्यू ऑफ द मशीन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब मुझे इंटरप्रेट करना है ग्रेडियंट की वैल्यू को, क्योंकि ग्रेडियंट नेगेटिव आया है, सही है। और जाहिर है नेगेटिव आना भी चाहिए क्योंकि डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, तो ग्रेडियंट नेगेटिव होना चाहिए, सही है। तो वी हैव टू इंटरप्रेट द वैल्यू ऑफ द स्लोप m इज इक्वल टू माइनस 1900। देखिए किस तरह से इंटरप्रेट किया हुआ है, क्योंकि वैल्यू डिक्रीज हो रही है इस वजह से। द वैल्यू ऑफ द स्लोप शोज दैट द वैल्यू ऑफ द मशीनरी v, द वैल्यू ऑफ द मशीनरी v इज डेप्रिशिएटिंग बाय 1900 पर ईयर। हर साल पे $1900 कम हो रहा है, ठीक है। आप खुद सोचें 20,000 की मशीन थी, अगर 1900 कम होगा हर साल पे तो 10 सालों में क्या डेप्रिशिएट होगी नहीं, क्या वैल्यू 1000 बाकी नहीं बचेगी, सही है ना। तो इसलिए द वैल्यू ऑफ द स्लोप शोज दैट द वैल्यू ऑफ द मशीनरी v इज डिक्रीजिंग बाय $1900 पर ईयर, ठीक है भाई। या फिर इसको मैंने यूं लिखा हुआ है और करके, द वैल्यू ऑफ द मशीनरी इज डिक्रीजिंग बाय $1900 पर ईयर, ठीक है भाई। अच्छा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है पार्ट सी। पार्ट सी में कहता है कि फाइंड फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द वैल्यू ऑफ मशीनरी एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एज टी, सही है। कहते हैं कि आप कोई इक्वेशन बना के बता दें, हमें कोई इक्वेशन बना दें जो वैल्यू को और एज को, मशीन की एज को कनेक्ट कर दे। अब मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, इन दिस पार्ट वी हैव टू फाइंड अ लीनियर इक्वेशन कनेक्टिंग टी एंड वी। हमें कोई ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें वी और टी कनेक्ट हो जाए। फॉर दिस वी नो द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज गिवन बिलो। हमें कोई इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है और हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है। ये देखिए, आप जहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है इसको आप पहचानते हैं, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इसमें हमें पता है इसमें m वो आया -1900, ये हमें पता है, ठीक है। और x की जगह पे t यूज हुआ है क्योंकि हमने x को टाइम में लिया हुआ है, और y की जगह v यूज हुआ है, सही है। तो यही वाली इक्वेशन जिसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ, जिसको मैंने बोल्ड किया हुआ है, ये यहाँ लिखी हुई है, ये देखिए आप,
ये यहाँ लिखिए, ठीक है, y इज इक्वल टू एम टी प्लस सी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो हम इस इक्वेशन से कर लें y इज इक्वल टू एम टी प्लस सी से, या फिर हम इसको इससे भी कर सकते हैं v माइनस वी वन इज इक्वल टू एम टी माइनस टी वन, इससे भी कर सकते हैं, तो हमें सी नहीं ढूंढना पड़ेगा। सही, ये वाली जो इक्वेशन जो मैंने हाईलाइट की हुई है, ये बिल्कुल यही इक्वेशन है जो हम y और x में लिखते थे, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, ये बिल्कुल वही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जिसे कहते हैं, ये वही फॉर्म है। सही है, तो अब मुझे ये इक्वेशन फाइंड करनी है, ये वाली, इसके थ्रू भी मैं कर सकता हूँ, इसके थ्रू भी कर सकता हूँ, लेकिन जो मैंने मेथड चूज किया है वो ये वाला है। सही है, तो मैं लास्ट वाले पार्ट को वापस से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो लास्ट वाला जो पार्ट था उसमें उन्होंने कहा था कि फाइंड एन इक्वेशन, ठीक है, फॉर द वैल्यू ऑफ मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू के लिए आपको इक्वेशन फाइंड करें, ठीक है, जो किस केस में होनी चाहिए, जो होनी चाहिए मशीन की वैल्यू और टी में यानी टाइम में होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि हमें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि y इज इक्वल टू एम टी प्लस सी है, ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जो कनेक्ट करे किसको, t को और v को। सही है, तो इसके लिए दोनों ज़ाहिर दो मेथड है, एक तो ये वाला भी, इससे भी आप कर सकते हैं और इससे भी आप कर सकते हैं। मैंने लिया है पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर, ये जो फर्स्ट जो इक्वेशन ली हुई है, इससे मैंने सोचा कि मैं इससे करूँ, ठीक है। मैंने अपना सोल्यूशन इसी से सेट किया हुआ है, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए भाई, हमें जब इस वाली इक्वेशन को यूज़ करना है, ये वाली जिसको मैं एम टी प्लस सी लिख रहा हूँ, इस वाली इक्वेशन को, इसमें मैंने एक पॉइंट लिया हुआ है T1 V1, मुझे एक पॉइंट की जरूरत है इसमें, ठीक है, T1 V1 की। मैंने कोई सा भी पॉइंट ले सकता हूँ, या तो मैं T1 V1 कर लूँ या फिर मैं T2 V2 कर लूँ, किसी भी मैं इस पॉइंट से इसको रिजॉल्व कर सकता हूँ। सही है, अच्छा, फिर मुझे जरूरत होगी m की, क्योंकि m मेरे पास ऑलरेडी है और m की वैल्यू मेरे पास माइनस 1900 ऑलरेडी मेरी आ रही है, ठीक है। तो अब मुझे सिर्फ फाइंड करना है c, ये c मुझे फाइंड करना है जो कि y इंटरसेप्ट होता है, ये मुझे फाइंड करना है। मेरे पास m की वैल्यू ऑलरेडी है, ठीक है। अब जो जो वैल्यूज मेरे पास हैं मैं उनको पुट करने लगा हूँ। सही है, तो देखिए भाई, मैंने जो पॉइंट कंसिडर किया है वो है 0 और 20,000, ये मैंने पहला पॉइंट कंसिडर किया क्योंकि इसमें 0 आ रहा था पहले, तो वो इजीली मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वैसे तो कोई भी सॉल्व कर सकता है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सही, तो 20,000, तो मैंने v की जगह क्या पुट किया, 20,000, इस v की जगह मैंने क्या पुट किया, क्योंकि मैंने 0.20,000 लिया है, तो v की जगह आप यहाँ देखें जहाँ मेरा कर्सर है, मैंने v की जगह 20,000 पुट किया है, ठीक है। और जो m है, m, ये देखें जहाँ हाईलाइट हो रहा है m, इस m की जगह मैंने 1900 पुट किया है, माइनस 1900, जो कि मेरा स्लोप आ रहा था, उस इक्वेशन का स्लोप था। सही है, जो मैंने t1 की वैल्यू ली है वो है 0, जो मैंने t1 की वैल्यू ली है, ये देख सकते हैं आप, t1, इसकी वैल्यू मैंने 0 ली है, ये देखें 0 ली है। सही है, तो इसको मैंने यहाँ 0 लिया हुआ है, और प्लस सी, ये मुझे फाइंड करना है, ये जो प्लस सी है ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है। जब आप 0 पुट करेंगे और माइनस के 1900 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखें ये वैल्यू तो आपके पास 0 आएगी, जब 1900 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो आपके पास सी की वैल्यू 20,000 आएगी, सी की वैल्यू क्या आएगी, 20,000 आ जाएगी, यानी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20,000 आएगी, क्योंकि वो 0 हो जाएगा। सही है, तो अब जो आपके पास वैल्यू सी की आई है वो है 20,000, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ सी इज 20,000, ठीक है। अब ये जो 20,000 आपके पास वैल्यू आई है, इसको आप, एम भी आ चुके हैं आपके पास, सी भी आ चुका है, अब हम ये जो इक्वेशन जो हमने चूज की थी y इज इक्वल टू एम टी प्लस सी, इसके अंदर हम ये वैल्यू पुट करेंगे, m की वैल्यू भी पुट कर देंगे और c की वैल्यू भी पुट कर देंगे, उससे हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। तो आपने देखा m की जगह पे, ये जो m है इसकी जगह पे मैंने माइनस 1900 पुट किया हुआ है, ये देखें m की जगह माइनस 1900 पुट किया, ये देखें, और c की जगह मेरी वैल्यू कितनी आई थी, 20,000, तो मैंने c की जगह 20,000 पुट किया हुआ है, ये देखें, ये 20,000 मेरी सी की वैल्यू आई थी, मैंने 20,000 पुट कर दी है। सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने वो इक्वेशन फाइंड कर ली है जिसका वो कह रहे थे कि कनेक्टिंग एक इक्वेशन फाइंड करें जो v और t को कनेक्ट कर दे। आगे जो हमारा काम है वो है स्केच द ग्राफ। कोई मसला नहीं है, आपके पास दो पॉइंट गिवन है, आपके पास T1 V1 गिवन है, देखिए 0,20,000, ठीक है, और आपके पास T2 V2 यानी दूसरा पॉइंट भी गिवन है और वो है 10,1000। सही, 0,20,000 आपको यहाँ मिलेगा क्योंकि इसमें x की वैल्यू 0 है, और जब x की वैल्यू 0 होती है तो वो y एक्सेस पे होता है। सही है, यानी कि v एक्सेस हमारे पास, क्योंकि v और t में है ये इक्वेशन। सही है,
तो ये जो वी एक्सिस है इसके ऊपर 0,20 आपको यहाँ मिलेगा, सही है। और जो T2 V2 है, यानी T2 हमारे पास कितना था 10 और V2 की वैल्यू कितनी थी 1000, वो हमें यहाँ मिलेगी, यहाँ थोड़ा सा ऊपर इस तरफ। इनकेस अगर 1000 ना होता, ये 0 होता, तो फिर ये 10,0 हमें यहाँ मिलता, सही है। अब एक ये वाला पॉइंट हमारे पास आया है जो कि T2 V2 है, और एक हमारे पास ये ग्राफ आया है, पॉइंट आया है जो कि T1 V1 है, सही है। अब इन T1 V1 को और T2 V2 को दोनों को हमने एक लाइन से ज्वाइन कर दिया है, और ये ग्राफ हमारे पास आ गया, और लाइन क्लियर बता रही है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, ये मेरे कर्सर देखें, जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, वैल्यू कम होती चली जा रही है, मशीन की वैल्यू कम होती चली जा रही है, सही है। पार्ट ई में मैंने पूछा था व्हाट डज द ग्राफ शो। द ग्राफ बिटवीन द वैल्यू ऑफ मशीनरी शोज द डिक्रीजिंग ट्रेंड, क्योंकि ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, ऑफ द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी एज द टाइम इंक्रीजिंग, सही। पार्ट एफ में पूछा है व्हेन डज द मशीनरी बिकम्स वर्थलेस, कब मशीनरी वर्थलेस हो जाएगी, यानी कि बेकार हो जाएगी, यानी कि मशीन की वैल्यू 0 हो जाएगी। आपने पहले भी देख चुका है कि जब 10वें साल में मशीन गई थी तो वैल्यू 1000 बाकी रह गई थी, ऐसा ही है ना। तो जब इसका मतलब ये हुआ कि 10वें साल से थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ जाएगी, कुछ महीने आगे, और देख सकते हैं आप, ये देखिए 10वें साल में 1000 सिर्फ वैल्यू रह गई थी मशीन की। इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 5 महीने और मशीन चलेगी और उसकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल 0 हो जाएगी। उसने कहा कि मशीन वर्थलेस कब होगी, यानी काम की नहीं रहेगी, कब, कंपनी के लिए काम की नहीं रहेगी, ठीक है। अब मैंने कहा है कि हेयर द मीनिंग ऑफ द वर्थलेस इज द वैल्यू ऑफ द मशीन बिकम्स इनसिग्निफिकेंट इन द मार्केट। तो आपने क्या किया, आपको इसका मतलब ये है कि वर्थलेस का मतलब V इज इक्वल टू 0, मशीन की वैल्यू रही ना तो वर्थलेस हो जाएगी ना, सही है। तो ये हमें पुट करनी है अपनी इक्वेशन के अंदर जो हमने यहाँ कैलकुलेट की थी, ये देखें इसमें हमने जहाँ कैलकुलेट की थी इसमें 0 पुट करना है हमें, सही है। तो जैसे ही हम V की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, यानी कि ये V की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0, देखिए V की वैल्यू 0 पुट किया, 0 पुट किया, ठीक है। तो जब V की वैल्यू 0 पुट की है तो हमें इनको लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट या राइट साइड पे शिफ्ट करना होगा ना इन वैल्यूज को, ठीक है। तो देखिए हमने शिफ्ट किया हुआ है, मैंने इस वाली वैल्यू को जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है उसको मैंने वहीं रखा हुआ है जहाँ पे ये है, ये देखिए -1900 इंटू टी अपनी जगह पे जहाँ पे पहले ये थी, सही है। जबकि 20,000 को मैंने शिफ्ट कर दिया है लेफ्ट हैंड साइड पे, देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया है। जब भी लेफ्ट हैंड साइड पे हम शिफ्ट करेंगे वैल्यू प्लस वाली माइनस में हो जाती है, सही है। आपको वैल्यू चाहिए टाइम की, कि कब मशीन की वैल्यू वर्थलेस हो जाएगी। तो आपने टी को वहीं रहने दिया, देखिए टी को आपने वहीं रहने दिया, और फिर ज़ाहिर है 1900 डिवाइड हो जाएगा 20,000 से, तो वो डिवाइड हो गया देखें यहाँ पे, और यहाँ पे देखें डिवाइड हो चुका है आपके पास, ठीक है। अब जो वैल्यू आपके पास आई है वो आई है 10.53। देखिए 10 साल में मशीन की वैल्यू तो 1000 रह गई थी, अब इसका मतलब थोड़ा सा ही वर्क और चाहिए जिसमें मशीन फुली डेप्रिशिएट हो जाएगी, तकरीबन 5 महीने और रिक्वायर्ड है इस मशीन को डेप्रिशिएट होने के लिए, या हो सकता है इससे भी कम, ठीक है। पार्ट जी में वो कहता है कि कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल के बाद मशीन की क्या वैल्यू हो, सही है। जो इक्वेशन हमने बनाई है उसमें हम टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे 4। अब जब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1900 को 4 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 7600, ये वैल्यू आ रही है 7600, ठीक है। फिर 20,000 जब इसमें मैं ऐड करूं तो मेरे पास वैल्यू आती है, ये वैल्यू आती है, ये वैल्यू आती है, सही है, 12,400 वैल्यू। यानी 4 सालों में मशीन की वैल्यू अगर कोई सेल आउट करना चाहे तो फिर 12,400 डॉलर की मशीन बिक जाएगी, सही है। तो ये था मेरा लास्ट क्वेश्चन।